फ्लावर के कुरान पाक के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस और उसके साथ कस्टम्स के हवाले से टॉपिक है। मैं सबसे पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि बिल हमारे बहुत ही नफीस, बहुत ही नाइस, और मैं कहता हूँ कि अब तक हमारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हिस्ट्री में ऐसे सदर नहीं आए। इन्होंने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं और हमें इतनी इज्जत मिलती है कि हम उसको हैरान हैं कि ये वही लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जहाँ एक ब्यूरोक्रेसी होती थी और आज वो मोहब्बत, वो प्यार मिलता है, जिसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ऑनरेबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैडम बीना रमज़ान, कलेक्टर कस्टम्स, रेवेन्यू, बैरिस्टर हारिस रमज़ान साहब, एक्सपर्ट स्पीकर ऑन कस्टम्स लिटिगेशन, हसीबुल्लाह खान साहब, ख़वातीन व हज़रात, मेरे तमाम लॉयर दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं सबसे पहले मैडम आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आएँ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जी आज का ये जो टॉपिक है, और मैं हसीबुल्लाह खान साहब की भी तमाम काविशों को एक्नॉलेज करूँगा कि वो जितना लाहौर चैम्बर के मेंबर्स और जितनी अवेयरनेस देने में अपना रोल अदा कर रहे हैं, शायद जैसे उन्होंने कहा कि ऐसा प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, तो मैं समझता हूँ शायद ऐसे हमारे कन्वीनर भी नहीं हो सकते जो इतने सेशंस कर रहे हैं और इतनी अवेयरनेस दे रहे हों। जब नीचे बैठ के हम मैडम के साथ बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि हम वी आर फॉर द टैक्स बेस और हम चाहते हैं कि टैक्स बेस बढ़े, वी आर फॉर डॉक्यूमेंटेशन। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स मिस डिक्लेरेशन करें या स्मगलिंग करें या अंडर इनवॉइसिंग करें, लेकिन हालात कुछ इस तरफ जा रहे हैं। और जो करंट पोजीशन है इकॉनमी की, मैं तो मैडम शायद समझूँगा कि जो हमारी डिक्लेरेशन फाइल नहीं हो रही और जो स्मगलिंग हो रही है वो भी शायद इस वक्त मजबूरी है हमारी करनी के ट्रेड डेफिसिट को हम कम करें और हम IMF के जो प्रेशर्स हैं उसको रिलीज़ कर सकें। मैडम चूँकि कस्टम से रिलेटेड है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लाहौर चैम्बर जी हर तरह से अपने तमाम स्टेट डिपार्टमेंट्स के साथ हैं। हम अवेयरनेस देने को, हम फैसिलिटेट करने को, हम हर तरह से भी आपके साथ हैं। अगर हम ये समझते हैं कि तमाम स्टेट के ऑफिसेज अगर हमारे सेकेंड होम है, तो तमाम स्टेट के ऑफिसेज को भी ये समझना चाहिए कि लाहौर चैम्बर उनका सेकेंड होम है और हम हर तरह से असिस्टेंस के लिए तैयार हैं, फैसिलिटेशन के लिए तैयार हैं। हम हर तरह से ये चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स को गाइड किया जाए, एजुकेट किया जाए, पैनलाइज ना किया जाए। जो कंसल्टेशंस हैं, जो बजट प्रपोजल्स हैं, जो कवानीन हैं, वो स्टेक होल्डर्स को ज़रूर साथ लेकर बनाई जाए ताकि हम आपके साथ लूप में रहें। और जैसे कि मैं मिसाल ये दूंगा कि जैसे कस्टम से रिलेटेड क्लियरेंस में हमारे जब शिपमेंट्स आ जाती हैं और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जैसे परफॉर्मा इनवॉइस या उसमें कोई और डॉक्यूमेंट नहीं साथ होता और अगर LC में मेंशन्ड है कि उस डॉक्यूमेंट को अटैच होना चाहिए, तो हम इम्पोर्टर्स को या हम मैन्युफैक्चरर्स को क्यों पेनलाइज किया जाता है? बिकॉज इट इज़ इन द LC कि सप्लायर ने वो डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, पैकिंग लिस्ट को या जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ ऐसी तमाम चीज़ें जो हम इम्पोर्टर्स को या हम मैन्युफैक्चरर्स को तंग करती हैं, और सिर्फ अगर सिस्टम को थोड़ा सा करेक्ट कर लिया जाए और कवानीन को इम्प्लीमेंट करने के बाद स्टेक होल्डर से डिस्कस ना किया जाए, कवानीन बनाने से पहले स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किया जाए। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन अगेन मैडम आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप यहाँ पर अपनी टीम के साथ आएँ। और दोबारा मैं हसीबुल्लाह खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्लेटफॉर्म मैं चाहता हूँ कि FBR हमारे साथ बैठ के अवेयरनेस के लिए हम हर तरह से अवेयरनेस देने को तैयार हैं और हसीबुल्लाह खान साहब भी इस तरह से काविशें करते हैं। विद दीज वर्ड्स आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू वेरी मच। Awareness seminar that has been organized by the Lahore Chamber of Commerce and Industry, or especially with the help of Professional in IT Training Center of Lahore, जिनके कन्वीनर हमारे जनाब वसीम। आज हम बहुत तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने एक ऐसा सेमिनार हम सबके लिए अवेलेबल रखा जिसके तहत हम लोग काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे पास आता है जो कि आज के एजेंडा के ऊपर है कि हम लोगों ने किस तरह वी कैन गेट एक्सपोर्ट लाइसेंस इन पाकिस्तान, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एनफोर्समेंट एंड मोर। थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट साहब, आपने इतना ब्रीफली हमें सारा सिचुएशन एक्सप्लेन की और हम तहे दिल से आपको शुक्रगुजार है कि इस तरह के हमारे पास लोगों का चीज़ें ओवरऑल हमारे आगे इन्फोर्समेंट्स के लिए और आगे पॉलिसी मेकिंग के लिए इस तरह के लोगों की वजह से ही बेहतरी आती है।
I would like to thank all the panelists. सेमिनार में अपनी शमूलियत का शुक्रगुजार मैं करूँगी कि वो उन्होंने टाइम निकाल कर हमारे पास आए. सबसे पहले I would start with the introduction of हमारे जो चीफ गेस्ट हैं and she is presently working as the director in intellectual property rights enforcement Lahore, and she is done in Warwick University से. She is also the best graduate master in Law University of Warwick. और इनकी she was third in getting the position in the customs group, which is the Central Superior Services Examination in 2000. और second position इनकी पंजाब Public Service Commission examination. और RSI में he served as the director for RSI, and he serves as a lecturer in the Foreign Services Academy. और he also remained a US State alumni in the International Institute. और आज के जो हमारे पास दूसरे जो ऑनर गेस्ट हैं, तो सबसे पहले मैं बाकी बात चेंबर ऑफ कॉमर्स अलीम साहब, मैं आपकी बहुत ममनून हूँ. आपने मुझे आज बतौर चीफ गेस्ट यहाँ मदऊ किया. इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज. जैसे काशिफ साहब आपने पहले अपना डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन करने से पहले जैसे ही अभी आपकी स्मॉल टॉक में जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट. कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स बिफोर फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी. ये एक ऐसी सुनहरी बात आपने की है. आई मीन दिस इज़ एन आइडियल वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एनी गुड पॉलिसी. Consultation with the stakeholders before that policy has to take shape. और अगर ये चीज़ मेरा ख्याल है अमल में आ जाए तो हमारे तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं, क्योंकि असल स्टेक होल्डर्स का इनपुट कभी भी एंटरटेन नहीं किया जाता. मैं तो कहूँगी खुद चूँकि मैं कस्टम्स डिपार्टमेंट से हूँ तो आई वुड कन्फेस कि इस तरह की कोई ओपन डोर पॉलिसी नहीं. ओपन डोर पॉलिसी वैसे है कि जो आए उसकी दादरसी होगी, उसकी मुश्किल सुनी जाएगी, लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग होती है तो उसके अंदर अगर उनकी इनपुट बर वक्त उनकी इनपुट ले ली जाए तो आप जो प्रपोजल बनाते हैं पीआर के लिए एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं जामे कंस्ट्रक्टिव होगा. उसमें बहुत से लूप होल्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, और जो दिक्कतें और दुश्वारियाँ इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को पेश आती हैं पॉलिसी बनने के बाद वो बर वक्त रफा हो जाएंगी या दूर हो जाएंगी, और वो उनकी बेहतरी के लिए होगा क्योंकि उनका इनपुट शामिल है. सो आई एम विद यू इन दैट प्रपोजल. अच्छा जी, जैसे आप जानते हैं कस्टम्स का, ट्रेड का और ट्रेड बॉडीज़ का एक बहुत गहरा ताल्लुक है, और इस ताल्लुक को मजबूत करने के लिए बल्कि परवान चढ़ाने के लिए मैं कहूँगी चेंबर का हमेशा एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, और हम इसके शुक्रगुजार हैं. कस्टम्स जैसे आपको मालूम है उसके दो प्राइमरी फंक्शंस हैं. एक है रेवेन्यू जनरेशन जिसमें आपकी कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज़ है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ है और बाकायदा दूसरे टैक्सेस हैं. कस्टम्स की दूसरी शाख है एनफोर्समेंट, जिसके अंदर आप वाकिफ़ होंगे ऐसी तमाम अशिया जो कि स्मगल्ड अशिया हैं, वो बॉर्डर एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के किसी भी गोडाउन तक किसी भी रास्ते पे किसी वक्त भी इंटरसेप्ट होके सीज हो जाती हैं. एनफोर्समेंट का दूसरा शुबा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एनफोर्समेंट, जिसकी मैं आजकल डायरेक्टर हूँ. इसके बारे में आपको बड़ी ब्रीफली एक आगाही दूँ. ऐसी तमाम अशिया जो कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी में इंपोर्ट की जाएं, हमारा महकमा उनको डिटेक्ट करता है, इंटरसेप्ट करता है और फिर फाइनली उनको जब्त करके तलब करता है. इसकी एनफोर्समेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मैं आपको बताती चलूँ इस वक्त सिर्फ ये इंपोर्ट स्टेज पे है, एक्सपोर्ट स्टेज पे नहीं है. स्मगलिंग से ये इस तरह मुख्तलिफ है कि स्मगलिंग का दायरा कार वसी है, उसमें आप बॉर्डर एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के किसी हिस्से में भी गुड्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं. अलबत्ता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिर्फ कस्टम स्टेशन यानी एयरपोर्ट्स, ट्राईपोर्ट्स पे ही नाफिज होती है. ठीक है जी, इसका दायरा उन गुड्स पे है जो इंपोर्ट होती हैं पर मार्केट में आने से पहले वो इंटरसेप्ट कर ली जाती हैं. मैं आपको ब्रीफली बताती चलूँ इन्फोर्समेंट किस तरह इनिशिएट होती है. आईपीआर की इन्फोर्समेंट किस तरह इनिशिएट होती है, तीन सूरत हाल में इनिशिएट होती है. पहले ब्रांड ओनर जिसे हम राइट होल्डर भी बोलते हैं, जिसकी
राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, वो कंप्लेंट दायर करता है IPR के महकमे में अलॉन्ग विद अ बैंक गारंटी ऑफ 5 लाख रुपीस कि जी इस कस्टम स्टेशन पर फला इंपोर्टर ऐसी गुड्स लेकर आया है जो उसके ट्रेडमार्क को वायलेट कर रही हैं। इस सूरत में IPR को एक दरख्वास्त दी जाती है और IPR का इन्फोर्समेंट का जो प्रोसीजर है वो इनिशिएट हो जाता है। दूसरी सूरत हाल वो होती है जिसमें कस्टम्स बज़ाते खुद कस्टम्स पर्सनल जो कि स्टेशन पे मौजूद है, कस्टम स्टेशन पे, वो अलर्ट पे होते हैं। अगर ऐसी गुड्स आ जाती हैं जिन इन्फ्रिंजिंग गुड्स कहा जाता है, वो खुद हमारे IPR के महकमे को इत्तला कर देते हैं और इस तरह इन्फोर्समेंट एक्शन इनिशिएट हो जाता है, IPR इनिशिएट करती है। तीसरी सूरत, IPR यानी हमारा महकमा बज़ाते खुद सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है ऐसी तमाम गुड्स पे जो कि हेल्थ और सेफ्टी हैजर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स की वायलेशन है, हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन है, ऐसी तमाम गुड्स पर सुओ मोटो एक्शन भी लिया जा सकता है क्योंकि वो मुज़रे सेहत हैं। इसके अंदर ना कंप्लेंट की जरूरत होती है और ना ही किसी बैंक गारंटी की जरूरत होती है। ये कौन सी अशिया हैं? ये काउंटरफीट मेडिसिन हैं, ये काउंटरफीट कॉस्मेटिक्स हैं और टॉयलेटरीज हैं जिसमें शैम्पूज एंड टूथपेस्ट एक्सेट्रा, ये तमाम अशिया शामिल हैं। आई होप इस तरह आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवली ब्रीफ से ये मालूम हुआ IPR का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। इवन दो इसका लॉ बहुत छोटा है, हाउएवर इस पे एक अलग से सेशन दरकार है जिसमें इसकी लेजिस्लेटिव जो नेचर है वो डिस्कस थॉरली की जाए और इसके पैरामीटर्स को डिस्कस किया जाए। अलबत्ता जितनी जामे और मजबूत एनफोर्समेंट होगी IPR एनफोर्समेंट, उसका आपकी मईशत पर मस्बत असर होगा। राइट होल्डर यानी ब्रांड ओनर की साख महफूज रहेगी और ऐसी तमाम अशिया जो मुज़रे सेहत है वो मार्केट में आने से पहले ही जब्त हो जाएंगी। तो आप महसूस कर सकते हैं कि इसकी अहमियत या अफादियत कितनी मल्टी प्राउंड है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, क्योंकि आज का टॉपिक ये नहीं, आज का टॉपिक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस है। इसके साथ ही मैं फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ चेयरमैन साहब का, अलीम साहब का कि मुझे आज यहाँ मदद किया। बहुत शुक्रिया। इन चीज सब को मर्ज करके अब उन्होंने एक स्कीम जो है फैसिलिटेशन स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। इसके तहत एक्सपोर्टर्स की कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। सबसे पहले कैटेगरी ए है, यानी वो एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर जिनकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री जो है वो मोर देन 60% है, उसको कैटेगरी ए में फॉल किया गया है। और जिनकी 60% से कम होगी उसको कैटेगरी बी में फॉल किया गया है। उसमें फर्दर B1 और B2 कैटेगरी दी गई है। अगर उनकी मोर देन 3 इयर्स एक्सपोर्ट हिस्ट्री है उसको B1 कैटेगरी, और अगर मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर जिसकी लेस देन 3 इयर्स है उसको B2 कैटेगरी। इसी तरह जो है जो कमर्शियल एक्सपोर्टर्स है या इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है या बल्क मैन्युफैक्चरर है उसको कैटेगरी C दी गई। कैटेगरीज देखने का मकसद ये है कि एक्चुअली जो कैटेगरी ए में फॉल करेगा वो जो भी इनपुट रॉ मटेरियल या मशीनरी ड्यूटी फ्री मंगवाएगा उसको जस्ट I-BAN और PDC जो है वो देना पड़ेगा। शर्त है कि इसी तरह फिर बी कैटेगरी में आ जाएंगे तो B1 में जिसकी इंडस्ट्री जो है वो अपनी उसकी 3 साल से ज़्यादा हो एक्सपोर्ट हिस्ट्री, उसमें जस्ट जो है वो I-BAN और PDC देगा, और जिसकी 3 साल से कम होगी वो वहाँ पे वो इंश्योरेंस देगा। इसी तरह एक कैटेगरी ये है, अभी क्वेश्चन यहाँ पे साहब ने किया था, एक बिल्कुल फ्रेश है यानी उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उसको भी उन्होंने यहाँ पे एंटरटेन किया है कि अगर किसी बंदे को एक्सपोर्ट करना चाहता है लेकिन उसकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है उसको भी यहाँ पे उन्होंने शामिल कर लिया है। उसके लिए वो जो भी डिक्लेरेशन देगा कि भी मैं इतने % एक्सपोर्ट करूँगा उसको कैटेगरी ए और बी में अकॉर्डिंगली डिफाइन कर दिया जाएगा।
تو یہ اور اگر اس کی ہسٹری کے دوران یعنی اگر اس کو چیک کیا جاتا ہے اور اس میں کنٹرونشن کیسز وغیرہ ہیں ان کی کیٹیگریز کو ڈاؤن گریڈ کر دیجیے گا. اے کو B1 میں لے آئیں گے, اسی طرح B1 کو C1 میں لے جائیں گے, B2 کو C2 میں لے جائیں گے. اور اگر پھر بھی اس کی جو ہے آفٹر 1 ایئر اس کو چیک ہوگا اور آفٹر 1 ایئر اس میں اسٹل جو ہے کوئی پروسیجرل ایشوز اس کے نکل آئے تو اس کی لائسنس جو ہے وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے. سیکورٹیز کا اچھا اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے آڈٹس جو ہے وہ صرف PCA کرے گا اور کیٹیگری اے کو انہوں نے کہا ہے کہ once in 5 years 4 year, C1 جو ہے in 2 years اور C2 جو ہے وہ بھی 2 years. اگر پلانٹ اینڈ مشینری اس نے جو امپورٹ کی ہے اس کو ڈسپوز آف کچھ پیریڈ کے بعد کرنا چاہتا ہے تو بیفور دا ایکسپائر آف 3 years وہ کرنا چاہتا ہے تو فل ڈیوٹی ٹیکسز اس کو پے کرنے پڑیں گے. اور اگر وہ سولڈ کا امپورٹیشن دین 75% اور بیفور 5 years 50% پیریڈ جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے. کیٹیگری اے کے لیے جو ہے وہ 5 years ہے, کیٹیگری B1 جو ہے وہ 2 years. اسی طرح انہوں نے ویسٹیج کی ڈسپوزل کا پروسیجر دیا ہے کہ جو بھی اس ڈیوٹی ٹیکسز جو ہیں وہ پے کرے گا پڑے. ابھی ویموک میں شاید PSW میں اس میں تھوڑا جو آ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو ریویزٹ کیا جا رہا ہے. اور جو B اور C کیٹیگری ہے ان کو آفٹر 6 months اپنی ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ کی را مٹیریل اور کیا انہوں نے ایکسپورٹ کیا آؤٹ پٹ گڈس اس کی پوری ڈیٹیل 1x دیے ہوئے ہیں وہ اکارڈنگلی اس کو دیے اور آگے پیریڈ دے دیا ہے. کیٹیگری A once in 5 years, B once in 4 years, C once in 3 years. اور اویل کر رہا ہے اور لیکن اس کا لاسٹ ڈیٹ جو ہے یہ ہے اس کے بعد آٹومیٹک ان اینی کیس اس کو یہاں پہ شفٹ ہونا. اسی لیے جو ہے گورنمنٹ کو وہ ایشو نہیں کیا جائے. یہ جنرل سی کو اور باقی جتنے گیسٹ آف آنر ہیں ان سب کو اوارڈ ڈسٹریبیوٹ I'm very very impressed by the president صاحب. میں ان کو پہلے بھی بتا رہا تھا ملاقات میں کہ آئی تھنک یہ ایک بڑی ڈائنامک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ جس کے تحت اس طرح کی آڈینس اکٹھی ہوتی ہے اور یہ لیڈرشپ کا ہی امپیکٹ ہوتا ہے کہ انکریج کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ یہاں پہ اس طرح کے سیشن آرگنائز کرائیں. اور میں یہ تھوڑا سا اس کی تمہید اس لیے بات رہا ہوں کیونکہ یہ کچھ اکنالجمنٹس آر ویری امپورٹنٹ اور اس کے بغیر یہ سلسلہ آگے بڑھ نہیں سکتے. نمبر 1 یہ کہ آئی مسٹ اپریشیٹ دا گریٹ سروسز آف حسیب اللہ خان صاحب کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ ہماری لیگل فرٹرنیٹی میں ایک واحد ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے آج تک کوئی بھی کپاسٹی بلڈنگ سیشنز اور اویئرنیس پروگرامز میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان کے علاوہ کوئی اور شخصیت نظر آتی ہے اپنی پوری لیگل فرٹرنیٹی میں. تو ہم اسپیشلی میرا خیال ہے وی مسٹ اپریشیٹ حسیب صاحب فار ہز ایفرٹ اور صدر صاحب کے ساتھ الائن کرنا. اور صدر صاحب خود بڑے موٹیویٹڈ ہیں. تو آئی تھنک دس از جسٹ بگننگ آف نیومرس ادر سملر سیشنز ٹو فالو اس پلیٹ فارم سے کہ ہم اس کو لے کے چلیں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک اٹ سیلف, کسٹم ڈیوٹی جیسے کہ میڈم کلیکٹر صاحبہ نے بڑا واضح طور پہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتایا, دی ایگزیکٹو ون آف دی سینئر آفیسرز آف دا ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف. اب ہم تھوڑا سا اس کو اس اینگل سے جب دیکھتے ہیں کہ ہماری لیٹیگیشن کا پروسیس کیسے چلتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو کہ آئی نارملی اپیئر آن بہاف آف دا ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف, میں FBI کی طرف سے زیادہ تر پیش ہوتا ہوں اور میں نے یہ دونوں طرف سے دیکھا ہے کہ وہ کمپلیکیشن جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی آتی ہیں اور ایک نارمل بزنس مین جو کہ لیٹیگیشن کو فیس کیسے کرتا ہے. یہ ساری چیزوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی شخص جس نے کوئی امپورٹ منگوائی ہے یا تو وہ امپورٹر ڈائریکٹلی ہے یا وہ کوئی پرچیزر ہے فرام دی امپورٹر ہمسیلف, اس کی کوئی لوری یا ٹرک یا سامان سے بھرا ہوا انٹرسیپٹ ہوتا ہے فیصل آباد پہ, گجرانوالہ سے, لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں یا کسی گوڈاؤن میں. کسٹمز والے پہنچتے ہیں اور ان کو فوراً چھاپا مار کے ان کو پکڑ لیتے ہیں, ان سے ڈاکیومنٹ سیکھ کیے جاتے ہیں,
اور ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ لافل اونرشپ آف دیز امپیوم گڈس جو کہ پکڑے جا رہے ہیں وہ آپ ہمیں لیگلی جسٹیفائی کریں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو کہ ہم لیگل ایز لائرز بھی بہت زیادہ فیس کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا جو تاجر طبقہ ہے, اگر آپ دیکھا جائے تو 90 to 95% ہمارے جتنے بھی ٹریڈرز ہیں یا جو لوگ بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ ڈاکومنٹیشن پسند نہیں کرتے ہیں. ان کی زیادہ تر جتنی بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ اس چیز کو بہت بوسٹ آف کرتے ہیں اور بڑا فخریہ بتاتے ہیں کہ یہ زبان پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے اس نے ایکچولی ہم سب کو بہت ڈسٹروائے کیا ہے, اور بہت سارے ایسے ایماندار لوگ جو کہ بہت زبردست کام کرنا چاہتے ہیں ان کا راستہ رک جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاید یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی چیز لکھت پڑھت میں کریں گے تو شاید ہم کہیں نہ کہیں کسی کورٹ آف لا میں پکڑے جائیں گے یا ہمیں بھی اکاؤنٹیبل فار سم تھنگ. ایکچولی یہی سب سے بڑی مسکنسیپشن ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, جب کوئی بھی ایسا سامان انٹرسیپٹ ہوتا ہے تو جو بیسک ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ عموماً وہ موجود ہی نہیں ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہے وہ ڈاکیومنٹس, تھوڑا سا ہم ان چیز کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں, تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی کرپشن اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ بھی ہے ہم لوگوں کا, کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم چیزوں کو ستھرے طریقے سے لے کے جائیں. فار انسٹنس اگر ایک شخص نے کوئی چیز امپورٹ کی ہے تو وہ ایٹ دا لیول آف دا پورٹ ہے کہ وہ امپورٹ ہوئی ہے. اب جب وہاں پر اس اسٹیج کے اوپر گڈس ڈیکلریشن دے کے وہ سامان جب کلیئر ہوتا ہے تو لا کا بڑا کلیئر پروسیس ہے. اب جو کنسرن آفیسر ہیں وہ بتائیں گے وی واک کے آنے سے یہ چیز اور بہترین اور کلیئر ہوتی گئی ہے, اور ایٹ دا ٹائم جب کلیئرنس ہوتی ہے تو ہر چیز ڈکلیئر کی جاتی ہے وہاں پہ کنسرن آفیسر کے سامنے. اسی اسٹیج کے اوپر ایک سیلز ٹیکس انوائس بھی جنریٹ ہوتی ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے بتانے کے لیے فار دی لافل اونرشپ آف دوز امپیوم گڈس. اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب وہ وہاں سے گڈس چلتے ہیں فرام لیٹس ٹیک ایگزامپل آف کراچی ایز اے پورٹ, وہاں سے اس نے پنجاب کے ڈفرینٹ سٹیز میں پہنچنا ہے تو اس کے ساتھ بلٹیز کے ساتھ سیلز ٹیکس انوائسز اینڈ کنسرن ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ پورے کے پورے ترتیب کے ساتھ اس ٹرانسپورٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لے کے چلے ساتھ. انفارچونیٹلی وہ کرتے کیا ہے, کیونکہ ہمارا یہاں پہ ایک بہت نیگیٹو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو امپورٹڈ مال ہے اس کے ساتھ ہم نے کچھ مکس کر دینا ہے دوسرا مال بھی, اسے کور اپ کر دینا ہے اسی جی ڈی کے اندر. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی a lot of goods جو کہ پکڑے جاتے ہیں وہ lawfully وہ اس کی اونرشپ وہ لوگ سبسٹینشیٹ نہیں کر پاتے, اور یہ وہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کی بیس کے اوپر پورا ایک رپورٹ کریٹ ہوتی ہے ان کے اندر, پھر ایک سیجر کٹتا ہے ان کے اوپر, پھر یہ میٹر ایڈجوڈیکیشن کے لیے جاتا ہے. اس پورے پروسیس کے اندر اچھا خاصا ٹائم اس بندے کا لگ جاتا ہے, اور وہ لٹیگیشن ایونچولی پرابیبلی کئی سال بھی لے لیتی ہے اور سپریم کورٹ تک بھی جاتی ہے. لیکن اس ٹائم فریم کے اندر وہ امپورٹر اپنی تھوڑی بیسک کچھ مال کو بچانے کے لیے ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے کہ جس میں وہ 2-3 سال تک وہ مال پھنسا رہتا ہے, اور ایونچولی کیا کرتا ہے اس کو سسٹم کو ادر وے سے اپروچ کرنا پڑتا ہے جو کہ نیگیٹو پریکٹسز ہیں ہماری سوسائٹی پہ. سو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری تاجر کمیونٹی جو ہے وہ شاید یہ سمجھ ہی نہیں پاتی ہے کہ جس چیز کو تھوڑا سا وہ ایک انڈیو پروفٹس کمانے کے لیے وہ ایونچولی اینڈ اپ کرتے ہیں کئی لاکھوں روپیہ ضائع کرنے میں, نہ صرف لٹیگیشن کے اندر بلکہ وہ اپنا سامان بھی تباہ و برباد کر لیتے ہیں. سو جو میری سجیشن ہے تھرو لٹیگیشن جو وٹ آئی ہیو لرنڈ اینڈ آئی وڈ ڈیفینیٹلی شیئر ود مائی آڈینس کہ میں یہ ضرور کہوں گا, صدر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی بزنس مین ہیں فرام ٹاپ ٹو باٹم بیسک لیول پہ بھی ان کو یہ انکریج کیا جائے کہ وہ لوگ چاہے چھوٹے لیول پہ لیگل کمیونٹی سے پراپر ایڈوائز لیں, وہ لیگل ایڈوائزرز رکھیں. اور یہ بھی میں اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا کہ ایک وکیل سے ایڈوائز لینا کوئی بہت اربوں روپے کا معاملہ نہیں ہے. ایک وکیل آپ کو بہت کم اماؤنٹ کے اندر ایک بہت زبردست ایڈوائز دے سکتا ہے جس سے آپ بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں. جتنے بڑی کارپوریشنز ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کے پورے ان ہاؤس لائرز کی ٹیمز ہوتی ہیں جو دن رات ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور اگر دیکھا جائے ایک میکرو لیول پہ تو ان کو بہت زبردست پروٹیکشن بھی ملتی ہے اور کا کام بھی بڑا اسموتھلی چلتا ہے. سو یہ کہ اس پلیٹ فارم سے جو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ لیگل ایڈوائس سیکھ کریں, لائرس کو ہر لیول کے اوپر انوالو رکھیں ہر پوائنٹ کے اوپر. یہ جو ایل ایڈوائسز ہے کہ ایٹ دا ٹائم پورٹ پہ کلیئرنسز کے اوپر کہ ہم
मैल प्रैक्टिसेस के थ्रू अपना सामान निकाल के ले जाएंगे, इसको डिस्करेज होना चाहिए। क्योंकि किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि ये सारे प्रोसेस कर लेने से वो एडवांटेज नहीं दे पा रहे, ना सिर्फ वो स्टेट को लॉस देते हैं, क्योंकि हर वो एलिमेंट जो कि स्टेट को डैमेज कर सकता है थ्रू स्मगलिंग एंड और अदर एस्पेक्ट्स, वो लोग पदकते हैं। और एक नॉर्मल ट्रेडर जो है वो अपना थोड़ा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में स्टेट को भी ना सिर्फ नुकसान पहुंचा जाता है टैक्सेस ना देके, बल्कि वो ऐसे बहुत से लोगों को इनकरेज कर देता है जो कि इवेंचुअली हमारे मुल्क की तरक्की में एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस में हमें और आगे बढ़ना चाहिए। हमें लीगल फ्रेटर्निटी को और बिजनेस कम्युनिटी को इन इश्यूज के ऊपर बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे कंसर्न चीफ गेस्ट साहबा से कि वो अपने डिपार्टमेंट को भी इंकरेज करें कि वो और मज़ीद इंगेज करें इस प्लेटफॉर्म से, जिसमें हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग भी आएँ और हम आपस में बैठ के डिस्कस करें। और मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके चलता हूँ कि कई ऐसे इश्यूज हैं जो कि हम लीगली भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर हम एक दफ़ा हसीब साहब से मेरी दरख्वास्त है कि हम एक और सेशन रखेंगे जिसमें हम एक्सप्लिसिटली कस्टम रिलेटेड ट्रिब्यूनल, एक तो फर्स्ट स्टेज होती है, शायद हम काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि कलेक्टर एडजुडिकेशन के पास फर्स्ट इंस्टेंस में मैटर जाता है अगर लीगली कोई चीज़ कंटेस्ट हो, वहाँ से फिर फर्दर आगे ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास आता है, कस्टम एपलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद ये जाता है एक डीबी में हाई कोर्ट की अंडर 196 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, एंड देन लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट एज द फाइनल इंस्टेंस। इन तमाम लिटिगेटिंग स्टेजेस पे एक तो टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है और कुछ हमारी लीगल जूरिस्प्रूडेंस है जो बहुत डेवलप होने वाली है इस वक्त, क्योंकि जब हम हाई कोर्ट के इंस्टेंस पे जाते हैं तो हाई कोर्ट ये कहता है कि आप पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर मेरे पास आए, आई कैन नॉट डिस्कस एनी पॉइंट ऑफ फैक्ट्स। अब इशू ये होता है कि पॉइंट ऑफ फैक्चुअल इशूज ही बेसिक इशूज होते हैं जो कि दोनों पार्टीज के दरमियान होते हैं, क्योंकि लॉ तो काफ़ी हद तक सीधा होता है, लॉ अप्लाई भी हो जाता है, मगर इशू ये होता है कि ट्रिब्यूनल एट टाइम्स जो फैक्चुअल मैटर्स है उन्हें सेटल नहीं कर पाती है, एंड इवेंचुअली जब मैटर जब जाता है हाई कोर्ट के लेवल पे तो हमारे ऑनरेबल जजेस जो हैं वो उस चीज़ पे एडजुडिकेट नहीं करते, क्योंकि लॉ जो है वो सीधा 196 कस्टम्स एक्ट को कोट करते हैं, व्हिच क्लियरली स्टेट्स that the adjudication shall be done on a point of law and no point of fact shall be involved। हालांकि उस पर काफ़ी हेल्दी लीगल प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर कोई ऐसा सब्सटैंटिव पॉइंट ऑफ फैक्ट है जो दोनों पार्टीज के दरमियान मौजूद है और वो इटसेल्फ बड़ा मेजर पॉइंट है तो इट वुड कॉन्स्टिट्यूट एज अ पॉइंट ऑफ लॉ, लेकिन कोर्ट्स की थोड़ी सी इंक्लिनेशन उस तरफ है। तो वी डेस्परेटली नीड अ स्पेसिफिक सेशन जिसमें हम इस चीज़ को फर्दर डिस्कशन के ऊपर लेके चलें और इसको फर्दर आगे डिस्कस करें। मगर गेटिंग बैक टू द बेसिक पॉइंट, कस्टम्स लिटिगेशन और इसके पूरे पैराफर्नीलिया के अंदर 2 से 3 मेजर इशूज हैं जो कि मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में अपने कहूँगा। नंबर 1, अनड्यू डिलेज, कंप्लीट एक सिस्टम स्टॉल कर जाता है ऑफ अ नॉर्मल बिजनेसमैन, क्योंकि वो ही एंड्स अप investing loads and loads of amount on litigation and excessive delays, जिससे वो गेन नहीं कर पाता। तो मैं इनकरेज करूंगा कि हम अगले कई सेशन अब इसको हम लेके चलें जिसमें हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके चलें, हम वो बेसिक एक्सपोर्ट जो इम्पोर्ट लेवल्स के ऊपर जब डिक्लेरेशंस होती हैं, सामान आता है, एक आम वेंडर को ये बात सिखाई जाए कि जी आप किस तरह अपने सामान को बेहतर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कल को अगर कस्टम डिपार्टमेंट आपको रोकता भी है तो आप इफेक्टिवली उनको थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका पर्पस आपको हरगिज़ हरास करना नहीं है, इट्स मोर ऑफ टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो मैं इस पॉइंट पे आज इसको कंक्लूड करूंगा सेशन, ताकि हम आगे फर्दर इसको और किसी और सेशन में मजीद डिटेल में इसको डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। कोर्ट्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 है, 9 है, 10 है, तो वो अगले महीने की 15 तारीख तक यानी कि उतनी डाउनलोड नहीं होती, और 5 अच्छी होती हैं, फिर हम एक ईमेल करते हैं इस कोर्ट के ऊपर, तो फिर ले जाके 24 घंटे में जाके वो तमाम की तमाम आ जाती हैं। तो ये भी एक इशू है। तो ये भी मेरा क्वेश्चन था और मैं एक मतलब फिर ये आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे क्वेश्चन आंसर्स का होता है, लेकिन हमारे चीफ गेस्ट ने भी और हमारे सदर साहब ने भी इनके एंगेजमेंट्स हैं, तो हम 2 पार्ट्स में इसको कर रहे हैं। अभी हम हमारे मौजूद जज साहब जनाब शना खान रफीक साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ की बात है और बहुत ही माशाल्लाह उनका नाम है। उसके बाद गुलाम दस्तगीर साहब हमारे एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद वो भी बैठे हुए हैं, उनका भी हमें बहुत शुक्रिया है।
उसके मलक सुलेमान असलम साहब, बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत उनसे भी अपनी बातें सुनेंगे। तो मैं छोटा सा एक बहुत शर्मिली जो है मैं सदर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, तो वो हो जाए, उसके बाद आप लोग होंगे सारे दो। Thank you so much for coming today. सलमान भाई राउत साहब को सवाल माल आगे अपन अब हमारे मुख्तार साहब को प्लीज as a guest of honor. Thank you so much for coming. Barrister Haris Ramzan Saab, thank you so much for coming today and gracing us with your presence. Janab Sana Khan Atiq Saab, thank you so much for coming and gracing us with your presence. Malik Salman Saab, thank you so much. Thank you so much, Kashif Anwar Saab. Ji, Rao. जी जी सब लोग अब मैं हमें दावत दूंगी हसीबुल्लाह साहब को कि प्लीज वो सदर साहब को भी एक ट्रॉफी दे दें। थैंक यू सो मच। अब मैं खुद भी सदर साहब से ट्रॉफी देना चाहूँगी। थैंक यू। कि इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कह लें और वकील के तौर पे फॉर्चुनेटली कह लें कि 60% हमारा जो क्लाइंट है वो पठान है। वो पठान जो ये मामले कर रहा है, जिसकी ना अपनी गाड़ी है ना अपना माल है, वो किसी के लिए कर रहा है, वो किसी जो है वो कोयटा बैठा हुआ है और ये मामले चल रहे हैं। अब ये है कि कम्युनिटी बज़ाते खुद बड़ा स्ट्रॉन्ग है और कम्युनिटी खुद भी ये मामला जो है पहले से डील करती रही है। वो एक प्रैक्टिस जिसका आपने जिक्र किया कि वो प्रैक्टिस का हिस्सा है। अब ये है कि सर ठीक है, माल पकड़ा गया, गाड़ी पकड़ी गई, गाड़ी भी स्मगलिंग का हिस्सा बन गई, वो भी फंस गई। अब एक पार्टी ट्रक की हो गई, एक माल की हो गई, एक वो पार्टी हो गई जिसने वो माल फंसाया था जो वापस नहीं मिलता। ठीक है, वो सबसे तगड़ी पार्टी है। अब बात ये है कि सर अदालत में या एडजुडिकेशन में एक तो ठीक है, लॉ प्रोसेस में जो टाइम लगता है, सुनने में आता है कि कस्टम में तो 24-48 घंटों में ही सारा कुछ हो जाता है, लेकिन वो तब होता है जब इंस्पेक्टर साहब डील ना कर रहे हो। तो अगर 48 आवर्स में सब कुछ हो जाए, अगर 48 आवर्स में सब कुछ हो जाए और बाद एडजुडिकेशन तक अल्लाह करके पहुंच जाए, इसके ऊपर भी मैं जरा ब्रीफ कर दूं क्योंकि मेरी अपनी प्रैक्टिस है कस्टम की। अनफॉर्चुनेटली ठीक है, माशरे में बुराइयां, ठीक है लोगों में बुराइयां, लेकिन कस्टम का अपने महकमे में भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं और वो उसको मैं आइडेंटिफाई इस तरह करना चाहूँगा। ठीक है, हमारे माशरे में लड़ाई झगड़ी ईगोइज्म बड़ी है, अफसरों के आपस के ईगोइज्म में भी हम सफ़र करते हैं, पार्टीज हम सफ़र करती हैं। एनफोर्समेंट वालों की एडजुडिकेशन के साथ नहीं बनती, एडजुडिकेशन की एनफोर्समेंट के साथ नहीं बनी, चीफ साहब बेबस हो जाते हैं, नीचे 20वें ग्रेड के अफसर से ये बर्दाश्त नहीं होता कि एनफोर्समेंट में 18वें ग्रेड का अफसर क्यों बैठा हुआ है। सच सो ऑन इश्यूज व्हिच मेक्स अ ट्रबल फॉर अस एज अ लॉयर बिकॉज वी हैव टू कन्विंस आवर पार्टी एज वेल एंड विद द ऑफिसर्स एज वेल। पहले तो मैं ये इशू उठाऊंगा कि वी नीड टू स्पीड अप
اور میں اس لیے آپ کو ایڈریس زیادہ کروں گا کیونکہ یو آر دا ون جو گائیڈ لائنز ان کو دے سکتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ تو یا گورنمنٹ تو ان کو نہیں سمجھا سکتی. ٹھیک ہے جی, ایک یہ پرابلم آ رہا ہے. دوسرا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اگر 3 پارٹیز مختلف ہو گئی ہیں تو تینوں کو علیحدہ علیحدہ ڈیل کیا جائے. اور ٹھیک ہے اسمگلنگ میں سب کچھ ضبط ہو جاتا ہے, بٹ جب گڈس کی ویلیو لگائی جاتی ہے, ویلیویشن اتنی ہائی لگائی جاتی ہے کہ بندہ خود سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ 10 روپے کا مال جو ہے 100 روپے کا کسٹمر کیسے لگایا ہوگا, اور کسٹمر بزد ہو جاتا ہے. جی ہم نے مال پکڑا ہے تو ہم نے اس کی ڈبل پرائس رکھنی ہے. وہ ڈبل پرائس میں سر آپ کے پاس باہر سے کوئی بندہ نہیں آتا نیلامی میں, آپ کے پاس ایکچولی ڈبل قیمت پہ وہاں پر بیٹھا ہوا نیلامی میں جیتنے والا مافیا کا ہیڈ آتا ہے. اس کی سیٹنگ ہوتی ہے کسٹمر والے کے ساتھ اور وہی مال لے کے جاتا ہے وہاں سے. سر اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہے ایک تو ایڈجوڈیکیشن کے پروسیس کو بہتر کیا جائے. ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم ڈی پی تک پہنچیں, وہ بڑے واسٹ ہونے چاہیے میٹرز. ایڈجوڈیکیشن میں بات سالو ہو جاتی ہے, یہ اسمگلنگ ہے, یہ ضبط ہو گیا, بات ختم, یہ تم نکال سکتے ہو, اس کی ویلیو یہ ہے ایگزیکٹلی. وہ ویلیویشن جب ڈپارٹمنٹ کو موو ہوتا ہے یا ویلیویشن کے ایڈیشنل کلیکٹر کو جب موو ہوتی ہے فائل, اس کو خود نہیں پتا ہوتا, وہ 4 ایکسپرٹ سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے, اپریزر کسی سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ سیدھی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ٹائر ہے اس کا ریٹ تو آپ کو یہاں مارکیٹ سے بھی پتہ چل سکتا ہے. سو دا ویلیویشن شوڈ گیٹ بیٹر فار دا ایڈجوڈیکیشن. یہ تمام چیزیں کسٹم کے اپنے مسائل اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام کسٹم کے جو میٹرز ہیں ان میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. اور ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں شاید 20-25% ہی اوریجنل تاجر, اوریجنل امپورٹر ایکسپورٹر موجود ہیں, باقی ساری پٹھان کمیونٹی سے ہی یہ سارے معاملے چل رہے ہیں انفارچونیٹلی, کیونکہ اس ملک میں اکنامک ایشو چل رہا ہے. اور ہمیں اس ٹائم یہ ماننا پڑے گا بدقسمتی سے کہ یہ جو معاملے ہمارے پٹھان بھائی چلا رہے ہیں یا پنجابی چلا رہے ہیں یا کوئی بھی چلا رہے ہیں, یہ اس ٹائم سٹیک ہولڈرز ہو چکے ہیں آج کے وقت میں. اگر آج آپ ان کی ٹرک کی موومنٹ روک دیں, ریٹ کر لیں, چھین لیں, یہ آپ کے مال بھی نہیں کیری آن ہو سکتے, بیکاز somewhere a trader or a businessman is afraid from the custom laws as you were discussing before. So sir یہ جو پیچیدہ مسائل ہیں نا, ان کا حل ہو جائے گا نا تو انصاف ہو جائے گا. تھینک یو. میں کیسے فائل کرتے ہیں اس میں کمشنر اپیلس کو بلوا رہے ہیں ہم, اور ساتھ APIR کے ممبر کو بلائیں گے تاکہ کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ایک تو ہم پہلا سیشن جو ہوگا ٹریننگ کا ہوگا کہ کس طرح اپیل فائل ہوتی ہے آن لائن, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, بیسکس ہوں گی, اور اس کے بعد جو لوگوں کو پرابلمس آ رہی ہیں کہ ہمیں ہیئرنگ میں یہ مسئلہ ہے, وہ چیزیں اس پہ ڈسکس کی جائیں گی. ایون یہ بتایا جائے گا کہ آپ لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ کس وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں, تو وہ ہم انشاءاللہ اگلے 2 پروگرامز ہمارے اناؤنس ہو گئے ہیں تو وہ یہ ہوں گے. تو جس ساتھی نے اٹینڈ کرنا ہوگا, ویسے تو آپ لوگوں نے اٹینڈنس لگوا دی ہوگی, ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہو, لیکن اگر کسی ساتھی نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے تو میں نمبر بول دیتا ہوں. اگر جس ساتھی نے کرنا ہے تو نمبر پہ آپ واٹس ایپ پہ میسج بھیج سکتے ہیں, تو ہم آسانی ہوگی کہ آپ لوگ کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر لیں. نمبر ہے, انویٹیشن بھیج دیں گے. تو اس لیے میں سوری آپ کو ڈسٹرب کیا. نہیں, میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ کروں. باقی میں اپنے دوستوں کو یہاں زاہد صاحب, یہاں حسین صاحب موجود ہیں, باقی ہمارے سروس پرووائڈر اور شاپ کیپر, ریٹیلر, مینوفیکچرر سے کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے تو یہ وہ اس کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے, کنزیومر کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتا ہے. اور اگر لیٹر آن ایسی پروڈکٹ یا ایسی سروسز غیر معیاری نکل آتی ہیں اور غیر سروسز جو ہے سب اسٹینڈرڈ ہو جاتی ہیں, یا پروڈکٹ جو ہے وہ اپنی اس حیثیت پہ نہیں رہتی جس طریقے سے اس نے ہمیں کہہ کے بیچا ہے, تو دین یو بی ایبل کہ file a complaint in a consumer court against that manufacturer, against that service provider. یہ ایکٹ جو ہے 2005 کا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے, اس میں جو یونیورسل کنزیومر کے جو رائٹس ہیں اس کو کوڈیفائی کر کے 39 سیکشنز کے اندر اس کو مرتب کر کے نافذ کیا گیا ہے. 2006 سے آنورڈ یہ صوبہ پنجاب کے اندر جو ہے یہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں. تو یہ ایکٹ جو ہے وہ 2 چیزوں کو کور کرتا ہے, آل کائنڈس کی پروڈکٹس جو مارکیٹ سے لیتے ہیں جو لیٹر آن
इफेक्टिव हो जाती है और ऑल काइंड की सर्विसेज जो आप पैसों के बस किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से हासिल करते हैं, तो जब वो गैर म्यारी हो जाए तो आपके पास राइट ये है कि आप बीइंग कंज्यूमर इस एक्ट के तहत ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को, ऐसे मैन्युफैक्चरर को, ऐसे शॉपकीपर को, डीलर को, रिटेलर को आप लीगल नोटिस दे सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने सारा तरीके से इस एक्ट की खूबसूरती ये है कि ये वेलफेयर ओरिएंटेड लॉ के तहत इसको मुरतब किया गया है, वेलफेयर रखी गई है कंज्यूमर्स की, इसमें कोई किसी किस्म की टेक्निकलिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लाइकवाइज अदर कोर्ट्स में जाने से पहले यू हैव टू फुलफिल मैनी क्राइटेरियाज, मतलब उसमें आपने मतलब कोर्ट फीस को देखना है, उसकी जुडिशल को देखना है। ये है कि ये पंजाब के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं उसके हवाले के लिए ये कोर्ट ने टेक्निकलिटीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जो कंज्यूमर है उसकी जो शिकायत है उसके हवाले का बंदोबस्त किया जाता है। तो सादा कागज़ के अंदर सादा सूरत हाल के साथ सादा प्लेन कागज़ के अंदर आपने अपनी शिकायत के हवाले के लिए ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को, मैन्युफैक्चरर को, डीलर को आपने लिखना है कि ये चीज़ आपसे बाई की है, ये चीज़ आपसे परचेज की है, इसकी ये रसीद है और इसकी ये आपने वारंटी गारंटी दी थी, विच इज़ अल्टीमेटली ये इफेक्टिव हो गई और ये इसने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरह इसको करना चाहिए था। या जैसे मेरी बात कही कि जी आप पसंद करेंगे तो ये मौका अवेल ना करना शायद मेरे लिए नुकसान हो। यहाँ बैठे बैठे अब मुझे ऐसे लगा है कि मैंने पूरे पाकिस्तान की सैर कर ली। बात डिपार्टमेंट के हवाले से, कस्टम के हवाले से, पॉलिसी मेकिंग से शुरू हुई, लोगों की पार्टिसिपेंट के हवाले से आगे बढ़ी है, वकालत की आगे, वकालत की आगे। हमारी बुनियादी बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और हमारी तरक्की वाली ज़बान अंग्रेज़ी है। और मजबूरी तौर पर हमारी बिजनेस कम्युनिटी जिसमें अक्सरियत वो लोकल लैंग्वेजेस, वो उनके मुलाजमीन तो अंग्रेजी में बातें करते होंगे, लेकिन जो मेन बिजनेस को लोग डील करते हैं वो उनमें बहुत कम लोग होते हैं जिनका नॉलेज अप टू डेट अंग्रेजी पास होता है। मैंने ये बात इसलिए की है कि एक लफ्ज़ यहाँ हमारे पास इस्तेमाल हुआ, अवेयरनेस। कितने मुज़ाकरे आपने इस मौजू के लिहाज से टीवी पर आज तक सुने अपनी उर्दू ज़ुबान। अब हम चंद लोग यहाँ बैठे हैं, तुम्हें पता है ये हमारा मौजूद है, जो लोग बिजनेस से मुतल्लिक़ हैं, छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, और इसको सिर्फ आपने इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को शामिल नहीं करना, फ्रॉम द रूट कास्ट अप टू हाईएस्ट लेवल, हर बंदा, इवन जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो अटैच है इससे। जरूरी नहीं है हर बंदा इम्पोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, जो परचेजर है अगर वो नहीं है तो बाकी चीज़ें कहाँ रह गई। मेरा मकसद बात करने का ये है कि जब तक हम हर चीज़ की अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे, एक शऊर का सिस्टम पूरे मुल्क में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, और वो ये एक यही फील्ड नहीं है, आप जिस मर्जी फील्ड को लें, हर फील्ड में जो है ना ये ड्रॉबैक्स हैं कि हमारी बातें जो है ना वो बहुत हद तक किताबी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम बहुत दूर हैं। यहाँ मैंने जो गुफ्तगू सुनी है उसमें लॉ मेकर भी आ गए, लॉ ब्रेकर भी आ गए, लॉ फाइटर भी आ गए,
और हम एज ए नेशन खड़े कहाँ हैं? जब तक पॉलिसी साजी जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी, मैं बात थोड़ी सी कहीं पॉलिटिकल इशू नहीं उसको समझ लेना, उस तक इशारा कल बात करूँगा। हमारे जो रूलर हैं उन्होंने हमें पॉलिसी देनी होती है। मैं यहाँ दावे से बैठा कहता हूँ, all sectors of the properties, sectors of the nation, property of the किसी और कंटेक्स्ट में है, all sectors of the nation, and all type of policy साजिश making। मुझे पिछले कई सालों से कोई बंदा, यहाँ इतने लोग पढ़े लिखे माशाल्लाह बैठे हैं, कोई एक आदमी बता दे कि पिछले कई सालों से मुल्क में प्लानिंग महकमे तो सुने होंगे, प्लानिंग डिवीजन तो सुनी होगी, पब्लिक डेवलपमेंट, पाकिस्तान डेवलपमेंट पॉलिसी मेकिंग प्रोग्राम, अगर किसी ने कुछ सुना हो कि जी नेशन की तरक्की के लिए ये पॉलिसी है हमारी। हमारे सियासतदान आपस में दिन रात लड़ते हैं, बात मैं फिर इस्तेमाल करूँगा कि दूसरी तरह मेरा किसी पर तनकीद नहीं करना, हम बस ये कौम अनपढ़ है इसलिए कि हमने डेवलपमेंट की तरफ सोचा ही नहीं है, ये हमारी सोच ही नहीं। और जब डेवलपमेंट आती है तो फिर उसमें हर महकमे के बाई लॉज लोगों की अवेयरनेस, तो ये वकील साहब ने बात की थी जी, वो पठान इस बिजनेस में हैं, जहाँ जहाँ जिसका दौर चलता है सारे शामिल हैं, पंजाबी भी शामिल हैं, पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं। आप घर में बैठ के बात करें, 2-4 बंदे बैठे होंगे, बलोचिस्तान में ये कुछ होता है, वहाँ ऐसी समझ होती है, वहाँ ऐसी समझ होती है। मैं आई एम गोइंग टू दैट, मैंने जो मकसद की बात है, जो अपना माफिज भी है, वो मैंने बयान कर दिया। उर्दू ज़बान को अवेयरनेस का जरिया बनाया है, लोगों तक कानून की बुनियादें पहुंचाई जाए, कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा, लॉ ब्रेकिंग कम होगी। जब लॉ फॉलो शुरू हो जाएंगे तो कानून पर अमल भी शुरू, मतलब लोग खुद जो है ना कानून की अमलदारी बना देंगे। मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। नसीबुल्लाह खान साहब के मुतल्लिक मैं बिलखुसूस मैं मौका अवेल करना चाहता हूँ। मेरी पोस्टिंग बतौर सिविल जज लाहौर में 1994 में हुई थी। इनके वालिद साहब समीउल्लाह खान साहब, ये मैं बड़ी पर्पजली बात बताता हूँ आप लोगों को, शायद किसी के काम आ जाए। वो मेरी कोर्ट में पेश हुए, एक आध केस था उनका, पेश होने के बाद वो चले गए, पता नहीं उन्हें मेरी क्या, मेरा वहाँ लहजा पसंद आया, आइडिया पसंद आया, अपनी बात पसंद आई। मेरी उनसे 2 साल के बाद मुलाकात हुई, उसके 2 साल बाद वो मुलाकात इस सिलसिले में हुई कि मैं एक प्रपोजिशन थी, मुझे किसी वकील की जरूरत थी, तो मुझे किसी साहब ने बताया कि जी फलां साहब जो है ना वो आपकी बात बता सकते। मैं बतौर जज उनके चैम्बर में गया, वहाँ जब मैं गया तो समीउल्लाह खान साहब का चैम्बर जो है ना वो उनका अपनी जाति पर दिए था, तो वो मैंने बोर्ड पढ़ा उनका कि उनके चैम्बर है। मैं अपने काम से फारिग होकर मैंने कहा कि मैं उन्हें मिल कर नहीं जाऊँगा, तो बुजुर्ग थे, मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, अगर वो वहाँ बैठती तो उन्होंने अपने मुंशी से बात कही कि बेटा वो नीचे जाओ स्टोर में, वहाँ किताबों के बंडल पड़े हुए हैं, एक बंडल है वो उठा के लिए। आप यकीन करें मेरे लिए वो लम्हा कभी नहीं भूलेगा, इतनी मेरे लिए वो हैरानी की बात थी कि वो इतना बड़े 2-3 बंडल उठा के लिए।
मखलूल बयान तफसीर सैयद अमीर साहब की, आपको मैं नाम नहीं दे रहा, वो बयान और किसी साहब को मरहूम तो मिल जाता है, वो पूरी 10 जल्दें होती है उसकी जिलदें, वो ला की मुख्तलिफ किताबें और दूसरी मुख्तलिफ, और हर बंडल के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ। ये नहीं कि उस वक्त तो मुंशी ने जाकर था, वो 2 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात है और उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि मैंने जब आपकी कोर्ट से मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने उस दिन अराना किया था कि ये बुक्स मैंने आपको देनी है और जब कभी आप इधर आएंगे उस वक्त ये बात बताने का मकसद ये है कि हसीबुल्लाह खान साहब में वरासती जरासीम है इल्मियत, ये जो लोगों तक पहुंचाती है। और मैं इन्होंने बड़ा सही कहा पहले साहब ने कि बहुत कम लोग हैं जिनमें ये जरासीम जो हसीबुल्लाह खान। थैंक यू। सही नहीं बनती। Irana Zulfikar Ali Saab, thank you so much. अच्छा जी, सही होनी का है। सर अपना अपने रिक्वेस्ट करूंगी हसीबुल्लाह साहब से कि प्लीज सेशन वाइड अप करें। फोटो के लिए